जय हिंद साथियों, वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो पिछली अपनी क्लास थी या पिछला अपना जो सेशन था वह था आहार एवं पोषण फर्स्ट वाले टॉपिक पर, जिसमें अपने पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है और आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बस ऐसे ही आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और क्लास का मजा उठाइए और लाभ लीजिए बढ़िया तरीके से। देखो आप, तो पहली क्लास में अपन ने आहार एवं पोषण का जो पहला टॉपिक था, पहला पार्ट था, उसे कंप्लीट किया था। आज के इस सेशन में, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आहार एवं पोषण का सेकंड पार्ट। टॉपिक अपना सेकंड रहेगा आज की क्लास का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही सामान्य जानकारी आपको मैं बता दूं, क्या आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस टॉपिक से आपके टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का? टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाने। कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के। जैसे पिछला अपना टॉपिक जो था, ठीक, ये 4 मार्क्स को कैसे डिवाइड करेंगे? दो नंबर के 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है और 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाने वाला। मतलब कितने टोटल क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन, 2 नंबर के, तो टोटल कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए आपको। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, बस ये समझाना था आपको यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बनाने में आने वाली कोई 3 बाधाओं को लिखिए। किसको? है बनाने में आने वाली कोई 3 बाधाओं को लिखिए। अब सबसे पहली बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। साथ में आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके नॉलेज के हिसाब से सही रहेगी। हालांकि एग्जाम में यदि वहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से सही रहेगी। लेकिन कोशिश इतनी करेंगे कि जो जितना बताऊंगा आपको, उससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देखो आप, बस आप तो पढ़ लेना अच्छे से, और यदि नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं आप यहीं से। है बनाने में आने वाली कोई 3 बाधाओं को लिखिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ साहब, है क्या है। क्वेश्चन का आंसर तो बाद में देखेंगे, पहले सर आप ये बताओ है क्या है। आप सभी के दिमाग में यही आता होगा ना, ये है क्या है, इसके बारे में आप बताइए। तो देखो, है क्या होता है, यदि चारा है आपके पास, ठीक है, जैसे मौसम के आधार पर फसलें होती है, पहली क्लास में आपको बता चुका हूँ, चारे होते हैं, ठीक। जैसे कि भाई क्या है, रेनी सीजन है, वर्षा का मौसम है, ठीक, तो चारा कैसा मिलेगा? हरा चारा मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? हरा चारा मिलेगा खेत में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु है तो कैसा चारा मिलेगा आपको? सूखा चारा मिलेगा। कैसा मिलेगा? सूखा चारा। अब मुझे बात बताओ, यदि, और पशु को क्या चाहिए? दोनों चारे चाहिए, हरे चारे भी चाहिए, सूखे चारे भी चाहिए। आहार देने के प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये भी है, सिद्धांत, कि पशुओं के हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा भी दिया जाता है। हरा चारा तो देना ही, पशुओं को खिलाना, साथ में सूखा चारा भी खिलाना है। अब मुझे बताओ, वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में सिर्फ हरा चारा मिलता है। अब बारिश ऋतु में आपको सूखा चारा मिलेगा खेत में? नहीं मिलेगा। बारिश की ऋतु में सिर्फ हरा चारा मिलता है, सूखा चारा नहीं मिलेगा खेत में। क्यों? क्योंकि बारिश होती रहती है। क्या होता? बारिश होती रहती है। ऐसे समय में जो चारा रहेगा वो सूख कैसे पाएगा? सूखा चारा नहीं मिलेगा। लेकिन पशु को तो देना है, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप क्या करोगे? तो क्या करो, उसका संरक्षण कर लो। क्या कर लो? उसका संरक्षण कर लो, उसको प्रिजर्व करके रख लो, स्टोर करके रख लो, ताकि जब विपरीत कंडीशन हो, क्या हो, विपरीत कंडीशन हो या फिर विपरीत वातावरण हो, जैसे कि वर्षा की ऋतु में हरा चारा मिलता है लेकिन सूखा चारा नहीं मिलता, लेकिन किसी किसान ने उसको स्टोर करके रख लिया, तो अब बारिश के दिनों में भी वो स्टोर किए हुए सूखे चारों के पशु को खिला सकता है। आगे बात समझ में? तो है क्या है, है की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे साहब है क्या होता है, तो है की सीधी सी परिभाषा होती है एक पत्तीदार, क्या है एक पत्तीदार, अत्यंत मुलायम, पौष्टिक, संरक्षित चारे का
सूखा रूप या फिर शुष्क रूप है, शुष्क रूप है। तो एक डेफिनेशन तो आप ये दे सकते हैं क्या कि है क्या है एक पत्तीदार अत्यंत मुलायम पौष्टिक संरक्षित चारे का सूखा रूप या शुष्क रूप है। ठीक है, और अगर एक शब्द में देना चाहे उत्तर तो क्या हो जाएगा, एक लाइन एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दूसरी डेफिनेशन कि है क्या है, जो है एक संरक्षित सूखा चारा होता है। यह डेफिनेशन है किसकी, है की। है क्या होता है, एक सुरक्षित सूखा चारा रहता है। जो चारा है ना उसको सूखी अवस्था में क्या कर लेना, सुरक्षित करके रखना, उसी को है कहते हैं। क्या कहते हैं, है कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन यही बना लो, क्या बन जाएगी, यही वाली। जब चारे को सूखी अवस्था में, किस अवस्था में, सूखी अवस्था में सुरक्षित का अर्थ क्या होता है, प्रिजर्व करना, प्रिजर्व, सुरक्षित कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, तो उस सूखे चारे को ही है कहा जाता है। तीन डेफिनेशन हो गई है, तीनों बता दी है मैंने। ठीक है, बुक में नहीं मिलेगी, किसमें, बुक में नहीं आपको मिलेगी। अब तीन में से जो आपको पसंद आए वो आप कर देना। ये एक नंबर की डेफिनेशन, ये दो, ये तीन डेफिनेशन है। जैसे आप है को बताना चाहो तो ये होता आपका है एक पत्तेदार अत्यंत मुलायम पौष्टिक संरक्षित चारे का सूखा रूप या शुष्क रूप है एक सुरक्षित सूखा चारा होता है। जब चारे को सूखी अवस्था में संरक्षित कर लिया जाता है तो उस सूखे चारे को ही है कहा जाता है। बहुत सिंपल सी भाषा है, कोई आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मेरा मानो तो रटना मत, समझ ही जाओगे, क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन करके बताई है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगी साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। हो सकता है 2 नंबर में यही पूछ ले कि भाई है क्या है और है किन किन फसलों से बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब क्या करोगे। तो ये है की डेफिनेशन उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दी है, अपन इंतजाम करके चलेंगे पहले ही। ठीक है, तो ये तो था है कि भाई है क्या होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन था अपना कि है बनाने में आने वाली कोई 3 बाधाओं को लिखिए। कितनी बाधाएं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 3 बाधाएं, बाधाएं बोले या फिर इसकी जगह दे दे आपको समस्याएं। क्या दे दे, समस्याएं, या फिर इसी की जगह बोले कि है बनाने में आने वाली कोई 3 कठिनाइयों को लिखिए। कठिनाइयों, क्या बोले, कठिनाइयों बोले। और याद रखना इंग्लिश में क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स। क्या रहेगा, प्रॉब्लम्स, या तो प्रॉब्लम्स रहेगा या फिर कॉन्स्टेंट्स रहेगा। प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्स्टेंट्स, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या, समस्या या कठिनाई या बाधाएं। ठीक, कैसा भी देगा, समझना आपको है। तो देखो है बनाने, अब आंसर कैसा लिखेंगे इस प्रकार से कि है बनाने में या फिर है को तैयार करने में, ठीक, पशुपालक को या फिर किसान को निम्न बाधाओं का, निम्न समस्याओं का, निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, नंबर आपको पूरे पूरे मिलने वाले हैं। कि है बनाने में या है को तैयार करने में पशुपालक या कृषक या किसान को निम्न समस्याओं, निम्न बाधाओं या फिर निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1, पहली बाधा क्या है, लिखो साहब। पहली बाधा क्या आएगी, पहली बाधा ये आएगी, वर्षा ऋतु के समय है नहीं बनाई जा सकती। पहली कठिनाई यही है कि बारिश के दिनों में अपन है तैयार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते साहब, बारिश के दिनों में है क्यों नहीं बना सकते,
सिंपल सी बात है, का मतलब क्या है, सूखा चारा। और बारिश में चारा सूखेगा कहाँ पर, सुखाओगे कहाँ पर चारे को, कोई जगह रहेगी, नहीं रहेगी। इसलिए बारिश के दिनों में है नहीं बन सकती। पहली बाधा, पहली कठिनाई तो यही है, इसलिए किसान नहीं बनाता। सिंपल सी बात है। दूसरी बात और क्या बोल सकते हो, अच्छा देखो वर्षा ऋतु बोला ना, यहीं पर आ सकता है क्या साहब, कि मौसम की अनिश्चितता। एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि मौसम की अनिश्चितता भी एक कारण है न बनने का। आगे बात समझ। अब मौसम की अनिश्चितता मतलब यही, भाई कभी भी बारिश हो जाती है और बारिश हो गई तो सूखा चारा नहीं मिलेगा, नहीं अपन चारे को सुखा सकते हैं। दूसरा, जगह की कमी होना। देखो जब है तैयार करते हैं ना, तो है के लिए जगह बहुत ज्यादा लगती है। क्या लगती है, है के लिए जगह बहुत ज्यादा लगती है, और इतनी जगह नहीं रहती किसान के पास। क्यों, क्योंकि उसकी जो फसलें हैं, मान लो खेत में सुखा रहा है चारे को, वो मेड़ के ऊपर, किसके ऊपर, मेड़ के ऊपर, तो जगह कम है। क्या है, जगह कम है, इतनी ज्यादा मात्रा में है नहीं बन पाएगी। और अगर खेत के अंदर सुखाएगा तो वहां पर भी नहीं सुखा सकता। क्यों भाई साहब, ये उसका खेत है, ये क्या है, फार्मर का खेत है। अब इस खेत के अंदर क्या लगी है, उसकी मुख्य फसल लगी है, फसलें लगी है, किसान ने लगा दी है फसल, और घर पर वो इतना सारा चारा सुखा नहीं सकता मात्रा में, तो उसने क्या सोचा, चलो मैं खेत में है बनाता हूँ। ठीक, तो क्या करेगा, दो ऑप्शन है उसके पास। क्या है, दो ऑप्शन, कौन कौन से, एक तो जो ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर मेड़ जिसको अपन लोकल भाषा में बोलते हैं, इस मेड़ पर चारे को सुखाएगा, एक बात ये। दूसरी बात, खेत में जो खाली जगह रहेगी वहां पर चारे को सुखाएगा। लेकिन ये क्या पॉसिबल है, ऐसा क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल तो है, लेकिन क्या होता है, इतनी मात्रा में अब जगह कम पड़ गई ना, जहां फसल लगे वहां तो नहीं सुखाएगा, खाली जगह होगी वहां सुखा लेगा। क्या करेगी, खाली जगह जो रहेगी वहां पर सुखा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो मेन फसल होगी, मान लो उसको हार्वेस्टिंग करनी हो मेन फसल की, या फिर उसमें कुछ किसी चीज का स्प्रे करना हो, या फिर पानी देना हो, भाई पानी दिया तो गीली हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम से आती साहब। इसलिए यहाँ पर लिखा कि जगह की कमी होना एक बाधा है तैयार करने में, है बनाने में एक बाधा होती है, जगह की कमी। अब इस जरा की जगह में कितनी घास होगी, 5-10 किलो, 15-20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, कितनी घास। और फसल के बीच में तो आप सुखा ही नहीं सकते भाई, फसल को कभी भी पानी देना पड़ता है, तो पानी दिया तो आपको जो सूखा चारा रहेगा वो गीला हो जाएगा, तो है कहाँ से बनेगी। और मेड़ पर सूखा हो गया तो जगह कम पड़ गई, भाई मेड़ पर अगर सूखा हो गया तो जगह कम पड़ गई, तो जगह की कमी। दोनों जगह, खेत के अंदर सूखा हो गया तब भी जगह की कमी, मेड़ पर सूखा हो गया तब भी जगह की कमी रहेगी। इस चीज को आप याद रखना। तो ये दूसरी बात। तीसरा इसका प्रॉब्लम क्या आता है, अगर लिखना चाहे अपन, तो जो किसान होता है, क्या होता है, जो किसान होता है वो क्या है, निर्धन है। किसान का निर्धन होना। अगर सिर्फ आप इतना लिख के आए कि किसान का निर्धन होना, तो ये कोई कारण नहीं हुआ। क्यों कारण नहीं हुआ, कि है बनाने के लिए क्या भाई पैसे लगते, कहीं नहीं लगते, बस चारा काटो और सुखाओ। अब देखो इस पॉइंट को पूरा सही तरीके से सिस्टमेटिक कैसे बनता है, इसको समझना कि किसान का निर्धन होना ये कारण कैसे बनता है। ये कारण इस तरीके से बनेगा सही कि भाई जो किसान होता है वो खेत में क्या लगा रहा है, मुख्य फसल लगा रहा है। अब है उसको बनाना है तो अतिरिक्त अब उसको फसल लगानी पड़ेगी, चारे वाली फसल लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। जो पैसा था उसने उसमें मुख्य फसल लगा दी, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चारे वाली फसल लगा ले, तो कैसा है, वो निर्धन है। किसान का निर्धन होना, क्योंकि किसान मुख्य फसल के अतिरिक्त चारे वाली फसल नहीं उगा सकता। क्यों नहीं उगा सकता, वो निर्धन है, उगा नहीं सकता और फलस्वरूप है नहीं बना पाएगा। तो इस कारण से पूरा पॉइंट इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। आई बात समझ में। ये 3 बाधाएं या 3 समस्याएं होती है, ये 3 बाधाएं या 3 समस्याएं होती है। और अगर एक और मैं बाधा बोलूं, हालांकि वो बाधा है नहीं लेकिन फिर भी लिखी जा सकती, क्या, ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी होना, एक बाधा ये भी लिख सकते हैं, ज्ञान की कमी होना। किसकी कमी होना, ज्ञान की कमी होना। अच्छा जगह की कमी है ना, तो जगह की जगह आप इसको और अच्छा बनाना चाहो तो जगह की जगह लिख देना भूमि। क्या लिख देना, भूमि। भूमि की कमी होना और भी अच्छा रहेगा, लेकिन सिंपल याद रखना जगह की कमी।
फिर एग्जाम में अपन अपना माइंड लगाया करना। तो ये 3 बाधाएं होती है बनाने के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो अपना, साइलेज किन फसलों से बनाया जाता है? साइलेज साहब किन फसलों से बनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, कौन से फसल से अपन साइलेज तैयार कर सकते हैं। अब है क्या है और साइलेज क्या है, ठीक। तो जो है ना, बस जो उसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, तो उसके डेफिनेशन में क्या करना, बस कुछ नहीं करना है। साइलेज जो है ना, जो जहाँ सूखा लिखा है उसकी जगह लिख देना हरा। क्या लिख देना, हरा। क्या लिखोगे आप, हरा लिखोगे, ठीक। तो साइलेज क्या है, हरी अवस्था में जब चारे को, किस अवस्था में साहब, हरी अवस्था में। भाई साइलेज क्या होता है, साइलेज की अगर डेफिनेशन अगर आपको सामने वाला पूछे साइलेज क्या है और किन फसलों से बनाया जाता है, भाई इस क्वेश्चन को ऐसा बोल सकता है कि साइलेज क्या है, किन्हीं 2 फसलों के नाम लिखे जिनसे साइलेज बनाया जा सकता है। 1 नंबर में डेफिनेशन और 1 नंबर में 2 नाम पूछ लिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको पूछो साइलेज क्या होता है। तो देखो साइलेज क्या है, जब चारे को हरी अवस्था में, हरी अवस्था में काटकर संरक्षित कर लिया जाता है, तब इसे साइलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तब इसे साइलेज कहा जाता है। चारे को कुछ नहीं करना है, हरी अवस्था में आपको सुखा कर, हरी अवस्था में आपको प्रिजर्व करके रखना है। तो जब चारे को हरी अवस्था में प्रिजर्व करके रखते हैं ना, ठीक, कुछ नहीं करना है। देखो समझो, ये प्लांट है, ये क्रॉप है आपकी, क्या है साहब, ये क्या है साहब, अपनी क्रॉप है। इस क्रॉप में जब क्या आने लग जाए, फूल आने लग जाए, फ्लावरिंग हो, क्या हो साहब, फ्लावरिंग हो, ये क्या है, फूल है। तो जब फूल आ जाए तो इसको काट लो और गड्ढा खोदो, जो भी करना, गड्ढा खोदो, जमीन के ऊपर आप बना लो कुछ कंक्रीट का एक टांका, उसके अंदर इसको भरते जाओ, ठीक। हरी अवस्था है ना, हरा है, बस काटो, फ्लावरिंग स्टेज पर काट लिया, गड्ढे में भरकर सुरक्षित कर लो, वो सड़ेगा और आपका क्या बन जाएगा, साइलेज बन जाएगा। वही है साइलेज, ठीक है ना। तो हरी अवस्था में जब चारे को अपन प्रिजर्व करके रखते हैं तब उसे कहा जाता है साइलेज। क्या कहा जाता है साहब, उसको साइलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे साइलेज कहा जाता है। अब साइलेज किन फसलों से बनाया जाता है, तो उनके उदाहरण, तो आंसर इस प्रकार लिखना कि साइलेज बनाने के लिए निम्न फसलें उपयुक्त होती है। साइलेज बनाने के लिए निम्न फसलें उपयुक्त होती है, जो इस प्रकार है। ये लाइन लिख देना और फिर नंबर 1 डालना। फसल का नाम क्या लिखोगे साइलेज बनाने के लिए, मक्का। साइलेज बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम चारा कौन सा है या फसल, मक्का। दूसरा ज्वार, तीसरा जई, अब जो नाम आपको याद रह जाए वो। चौथा बाजरा, ये लो, इतने सारे नाम, 4 नाम बता दिए मैंने आपको, मक्का, ज्वार, जई, बाजरा। ये क्या है, साइलेज बनाने वाली फसलें हैं। लाइन क्या लिखोगे, यहाँ पर एक लाइन लिखना बीच में कि साइलेज निम्न फसलों के द्वारा तैयार किया जा सकता है, जो इस प्रकार है, मक्का, ज्वार, जई, बाजरा। आ गई बात समझ में। और एक बात रखना, जो मक्का होती है ना, ये बेस्ट होती है, बेस्ट फॉर साइलेज मेकिंग। साइलेज मेकिंग, साइलेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है कौन, मक्का। ये चीज को याद रखना, जो मक्का का चारा है या मक्का की फसल है वो साइलेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट होती है। ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। तो एक सिस्टमेटिक दिखता है आपको, क्या दिखता है, इस तरीके से आंसर देना बिल्कुल सिस्टमेटिक लगता है, इसलिए आपको नंबर भी मिलते हैं, ठीक। और ओवर हैंड राइटिंग कोई नहीं करेगा एग्जाम में। अब ओवर हैंड राइटिंग क्या होती है, मैंने आपको पहले समझाया है। एक ही जो वर्ड है उसके ऊपर बार बार पेन चला देना, ये ओवर हैंड राइटिंग है। ओवर हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, ये साइलेज लिखा है, जैसे अपन ने क्या लिखा है साहब, साइलेज, तो कुछ ऐसे अटक जाता है तो वो साइलेज के ऊपर बार बार ऐसा करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं, और करेंगे और ऐसा करेंगे,
पिछली क्लास में मैं आपको ये बता नहीं पाया, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत भद्दा लगता है और खराब दिखता है आपकी कॉपी, आपका जो आंसर लिखा हुआ है ना बिल्कुल खराब दिखता है। अब देखो ये साइलेज और ये नीचे लिखा हुआ एक बार का साइलेज, दोनों में सुंदर कौन है जो पढ़ने लायक? इसको पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी सामने वाले को, एग्जामिनर को, इसको आसानी से पढ़ सकता है, तो ओवर हैंडराइटिंग कोई नहीं करेगा इस प्रकार से। आई बात समझ में? दूसरी बात से अगर कुछ गलत होता है तो इस प्रकार का क्रॉस लगाना है, ऐसा नहीं लगा सकते तो ऐसा क्रॉस लगाओ। जैसे कि यहाँ पर मक्का लिखने में गलती हो गई तो इसको ऐसा कट करो बस एक बार, ठीक? ऐसा करोगे तो दिख जाएगा, ऐसा कर देना नहीं दिखेगा, और ऐसा बार बार आपको उसके ऊपर पेन नहीं चलाना है, ठीक? ये बातें भी याद रखना, पिछली क्लास में नहीं बता पाया था मैं आपको, यहाँ पर बता देता हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर लिखते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको आंसर के नंबर अपने पूरे नंबर मिल जाते हैं उसके।